हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड और टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर ये एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिए। In every state in India, the exclusive jurisdiction has been conferred on the revenue courts in matters relating to rent, revenue, and land. For one, that officers are better acquainted to deal, and secondly, that it will provide a cheap and summary remedy. बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि हर स्टेट में इंडिया की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स को दिया गया है। कौन से मैटर में? इन मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, किराया, रेवेन्यू एंड लैंड। फॉर वन, पहला रीज़न ये है क्यों दिया गया एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, कि जो ऑफिसर्स हैं वो बेटर तरीके से फैमिलियर हैं या बेटर तरीके से जानते हैं ऐसे मैटर्स को डील करने के लिए। और दूसरा ये कि कोर्ट का जनरली हमने जब पढ़ा था कि कोर्ट भाई जो प्रोसीजर है कोर्ट का बहुत लंबा होता है, प्लस वो एक्सपेंसिव भी होता है कोर्ट फीस और ये, तो बेसिकली रेवेन्यू कोर्ट्स के थ्रू क्या है वो चीप और एक समरी रेमेडी, मतलब इतना लंबा मैटर्स नहीं खींचते। तो बार मन में आता है कि भाई ये जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं ये कौन से मैटर देखती हैं, तो इससे आपको इसमें अब क्लैरिटी हो गई होगी। अब आते हैं सेक्शन 206 से 208 के बीच में। दीज सेक्शंस बेसिकली ये डिस्क्राइब करते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल एंड रेवेन्यू कोड। सेक्शन 206 जो है 206 वो कहता है नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट एट्सेट्रा इन विच द स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड और रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर इज़ बाय और अंडर दिस कोड एम्पावर्ड टू डिटरमिन, डिसाइड एंड डिस्पोज ऑफ। बेसिकली वो ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगी, वो कोई भी ऐसा सूट एंटरटेन नहीं कर सकती जो कि स्टेट गवर्नमेंट या बोर्ड या रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर इस कोड के अंदर एम्पावर्ड है डिटरमिन करने के लिए, उसके ऊपर जजमेंट देने के लिए या डिसाइड करने के लिए। कोर्ट्स मेंशन्ड इन कॉलम 3 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कोड आर रेवेन्यू कोर्ट्स। बेसिकली इसमें यूपी रेवेन्यू कोड में शेड्यूल 3 दे रखा है, उसमें अलग अलग मैटर से रिलेटेड कौन कौन सी कोर्ट होंगी रेलेवेंट वो दे रखा है। तो उसमें बेसिकली मोटी मोटी कौन सी कोर्ट्स आती हैं, उसमें एक तहसीलदार की कोर्ट है, फिर सब डिविजनल ऑफिसर की कोर्ट है, असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न की कोर्ट है और कलेक्टर की कोर्ट्स हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो कॉलम 3 में मेंशन्ड है वो यूपी रेवेन्यू कोड के अंदर वो कोर्ट्स उनको माना जाता है। It is well established doctrine that a statute ousting the jurisdiction of civil courts must be strictly construed, and when doubtful, the courts shall lean against the ouster of the ordinary tribunals. This is why courts have always sought to limit the revenue courts' jurisdiction, and legislature has intervened every time. बेसिकली ये कह रहा है कि ये एक वेल स्टैब्लिश्ड डॉक्ट्रिन है जो हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में, कि जब भी हम किसी सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को की क्या आउस्चर का बात करते हैं कि भाई यहाँ पे सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, तो
से में जो कोड के वर्ड्स हैं या जो लिखा हुआ है, जहाँ आउटस्टर की बात करते हैं, जैसे कि यूपी रेवेन्यू कोड में लिखा है कि सिर्फ ये जो कोड हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो कोड हैं यही बेसिकली एम्पावर्ड या इंटाइटल्ड होंगी मैटर देखने के लिए, सिविल कोर्ट नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत क्लियर कट या स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसको क्लियर भाषा में लिखा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि कोर्ट जो है वो मैटर एंटरटेन कर सकती हैं। इसीलिए हर बार ये देखा गया है कि जब भी ऐसा कोई मैटर आता है जहाँ एम्बिग्विटी होती है या जहाँ कन्फ्यूजन होता है, तो कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन उसके ऊपर अधिकार जो है वो मान के चलती हैं कि भाई हमारा अधिकार है, चाहे इसमें लिखा हुआ है वो गलत है। तो इसीलिए अगर जो भी एक्ट है, एनेक्टमेंट है, वहाँ बहुत क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। The object of explanation was to ensure that the jurisdiction of revenue courts was not ousted by indirect means. बेसिकली ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 206 में, इसका ऑब्जेक्ट ही ये था कि कोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट मींस से जो रेवेन्यू कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है उसको मान्य ना कर दें या कैंसिल ना कर दें। टेस्ट टू डिटरमिन जुरिस्डिक्शन विल डिपेंड ऑन कॉज ऑफ एक्शन, and in case the relief can only be granted by civil court, that is injunction and demolition, or it is the main relief, then suit must be entertained by civil court, and it can also grant ancillary relief of possession, which is the domain of revenue courts, as it shall not then be barred. बहुत ही बढ़िया वर्ड्स हैं ये, इसको और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये है कि जुरिस्डिक्शन है वो कैसे डिटरमिन किया जाएगा, वो कॉज ऑफ एक्शन क्या है और रिलीफ उस पर क्या मिलता है, और वो रिलीफ कौन दे सकता है। अगर वो रिलीफ एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट ही दे सकती हैं, तो ऐसे में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि उनका जुरिस्डिक्शन या अधिकार इसके ऊपर नहीं है या उनका क्षेत्रफल में नहीं आता क्षेत्र। और ऐसे में अगर मेन रिलीफ के साथ साथ कोई एंसिलियरी या उससे जुड़ा हुआ रिलीफ भी है जो कि रेवेन्यू कोर्ट्स बेसिकली जनरली उनका एकाधिकार है उसके ऊपर, तो ऐसे में अगर मेन कॉज सिविल कोर्ट ही दे सकती है तो एंसिलियरी रिलीफ भी ये मान के चला जाता है कि सिविल कोर्ट दे सकती हैं, ऐसे में उनका जुरिस्डिक्शन को बार नहीं किया जा सकता। ही फर्दरमोर द सब्सिक्वेंट इवेंट कैनॉट आउट द जुरिस्डिक्शन। कोई इवेंट बाद में हुआ है, केस फाइल करने के बाद में हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अब कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अब बार हो गया। अगर कोई बाद में इवेंट हुआ है केस फाइल करने के बाद और इवेंट से पहले अगर वो क्षेत्राधिकार में आता था सिविल कोर्ट के, तो सिविल कोर्ट ही उस मैटर को देखेगी। प्ली ऑफ जुरिस्डिक्शन बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रेज्ड एट एनी स्टेज एंड इवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड अपील एंड इवन इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, बट दिस कॉज्ड लॉट ऑफ डिसएन्चेंटमेंट इन मैनी केसेस। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो प्ली ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और वो किसी भी स्टेज पे, इवन वो सेकंड अपील के टाइम पे या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के टाइम पे भी वो प्ली रेज किया जा सकता है कि भाई इस कोर्ट ने गलत फैसला किया, इसका तो जुरिस्डिक्शन नहीं था। लेकिन इससे क्या हुआ, बहुत से केसेस में लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, इससे सहमत नहीं थे। Thus, the jurisdiction controversy is now brought to an end by section 206 to 208, and the present position is that if plea is not raised before the trial, then it cannot be raised in appeal, revision, execution, etc. तो बहुत इसमें बेसिकली क्योंकि ये करना है बहुत लोगों को भाया नहीं या रास नहीं आया कि भाई किसी भी स्टेज पे रेस कर दो, तो ऐसे में बहुत से लोग पार्टीज़ जो हैं वो एग्रीव्ड फील करती थी। तो अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म हो गई है, और सेक्शन 206 और 208 में क्लियरली ये मेंशन्ड है, और करंट पोजीशन ये है कि अगर प्ली, जुरिस्डिक्शन की प्ली ट्रायल से पहले नहीं रेज़ करी गई है तो अपील में, रिवीजन में और एग्जीक्यूशन में उसको रेज़ नहीं किया जा सकता। Even if it has been raised in court of first instance, even then it cannot be raised before the appellate or revisional court unless there is failure of justice. कह रहा है कि अगर इन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसको रेज़ किया है और सपोज़ वो कोर्ट नहीं मानी, तो भी वो बाद में अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में उसको नहीं रेज़ किया जा सकता अनटिल अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस ही ना हुआ हो। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस प्रूव कर देती है पार्टी,
तो ऐसे में वो प्ली मानी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं मानी जाएगी। तो ये था सेक्शन 206 का बेसिकली। अब आ जाते हैं फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील क्या होती है? तो हमने 206 में पढ़ा था कि रेवेन्यू कोर्ट्स कौन कौन सी, तहसीलदार की, सब डिविजनल ऑफिसर की, असिस्टेंट कलेक्टर इन चार्ज ऑफ सब डिवीज़न की और कलेक्टर की। तो अगर इनसे, इनके डिसीजन से कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो क्या करेगी? वो अपील करेगी, पहली अपील विद इन 30 डेज़ आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफाइड कॉपी। और अगर उसने, किसी पार्टी ने, इफ़ नॉट डन विद इन टाइम, देन आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिले शैल बी कंडोन्ड एंड इट मे बी हर्ड ऑन मेरिट। और अगर वो उस टाइम के विद इन नहीं कर पाई तो अगर फर्स्ट अपीलेट कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो डिले को माफ़ कर सकती है और उस एग्रीव्ड पार्टी का केस मेरिट पर सुन सकती है। फिर आ जाते हैं सेकंड अपील पे, जो सेक्शन 208 में है। सेकंड अपील जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज़ फाइल करनी है अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड है जो कि प्रीवियसली सेटल नहीं हो चुका है। अगर प्रीवियसली सेटल हुआ है तो क्या हो जाएगा? बेसिकली रेस जुडिकाटा लग जाएगा उसमें। तो बेसिकली उसको 90 डेज़ के पीरियड के विद इन करना है। अब आ जाता है कि बेसिकली कोर्ट्स की पावर क्या है। तो पहली है पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ डिवीज़न इज़ द हाईएस्ट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल and Board of Revenue is the highest court at the state to look after the cases relating to revenue jurisdiction under section 210। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ कमिश्नर ऑफ डिवीज़न है वो हाईएस्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर की जो कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है, और स्टेट के लेवल पे अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाईएस्ट कोर्ट है। वो कह रहा है कि द जजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ फाइनल एंड कैनॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ and its effect overall revenue courts are having a binding effect and nowhere it will be questioned। वो कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका जो जजमेंट है वो फाइनल है और वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, ध्यान रखिए, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज उसको नहीं किया जा सकता और उसका वही इफ़ेक्ट होगा। उसका बेसिकली जो जजमेंट आएंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो सारी जो कोर्ट्स हैं उसके नीचे, वो उनके ऊपर उसका बाइंडिंग इफ़ेक्ट होगा और उनकी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हाउएवर इट कैन बी क्वेश्चनड इन्वोकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट जो कि अपने आप में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मानी जाती है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड फेलियर टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज्ड इलीगली और कमिटेड अ मटीरियल इरेगुलरिटी। बेसिकली ये कह रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी भी डिसीजन को अपील नहीं किया जा सकता और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो मान्य होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सेक्शन 226 ऑफ द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर, वो हाई कोर्ट एम्पावर्ड है रिट ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करने के लिए। कौन से ग्राउंड पे? अगर कोर्ट ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा का वो किया हो या बढ़ के एक्ट किया हो, या उसने सेकंड पॉइंट, उसने ज्यूरिसडिक्शन अपना यूज़ ही नहीं किया हो, थर्ड ज्यूरिसडिक्शन उसने यूज़ किया है लेकिन इलीगल तरीके से, या वो केस के दौरान जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें मटेरियल कोई बहुत बड़ी इरेगुलरिटी हुई हो। इट मे बी नोटेड that if any application is moved under section 202 and rejected then no fresh application can be made। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सेक्शन 210 सबसेक्शन 2 के अंडर कोई रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करी है और वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा। 200 सबसेक्शन 2 की जो मैंने एप्लीकेशन अभी रिवीजन का बोला था, बेसिकली वो रिवीजन की नहीं, अगर पावर जो कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स की अगर एप्लीकेशन किसी पार्टी ने लगाई है और वो रिजेक्ट हो गई है तो उस केस में फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज़ फ्रॉम द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड। ऐसे ही कोई भी एप्लीकेशन 60 डेज़ पीरियड की एक्सपायरी के बाद अगर कोई ऑर्डर की रिवीजन करनी है तो ऐसे में
60 डेज़ के बाद उस ऑर्डर के वो रिवीजन एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। फिर आ जाता है सेकंड पावर कोर्ट की है, पावर टू रिव्यू और रिकॉल द ऑर्डर और जजमेंट लाइज विद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्शन 211। इसमें यह है कि एक्सेप्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नो अदर कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा किसी भी कोर्ट की, तहसीलदार कोर्ट हो, चाहे कलेक्टर कोर्ट हो या कमिश्नर का कोर्ट हो, किसी के पास भी पावर नहीं है या ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जो अपना खुद का जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सके। हाउएवर सच पावर शैल बी फेयरली एक्सरसाइज्ड। ऐसा जो पावर है वो ध्यान से एक्सरसाइज करनी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। पहला कब? अगर डिस्कवरी ऑफ एनी न्यू मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, अगर कोई नया मटेरियल एविडेंस या जो एक मेन एविडेंस कोई और ऐसे निकल के आता है, तो ऐसे केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपना रिव्यू कर सकता है। सेकंड, सम मिस्टेक और एपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, देखने से ही लग रहा है रिकॉर्ड या कोई जजमेंट कि भाई इसमें कुछ गलती हुई है, एपरेंट ऊपर से ही एविडेंट है ये या एपरेंट है। थर्डली, एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, कोई भी ऐसा सफिशिएंट रीज़न जहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगे कि नहीं भाई हमें अपना ये ऑर्डर है या जजमेंट है इसको रिव्यू करना चाहिए। फिर थर्ड पावर आ जाती है द पावर टू ट्रांसफ़र द केस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सेक्शन 212। ये बेसिकली क्या है कि ये जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है या कोर्ट्स जो हैं ये सीओ मोटू या एग्रीव्ड पर्सन के एप्लीकेशन के ऊपर ये ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। सिमिलरली कमिश्नर या कलेक्टर या सब डिविजनल ऑफिसर, इनके पास पावर है टू समन और ट्रांसफ़र एनी फाइल फ्रॉम एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। जाहिर सी बात है कमिश्नर होगा तो वो अपने सबऑर्डिनेट उसका जो भी ऑफिसर होगा, जैसे कि कलेक्टर्स होंगे, तो वो एक कलेक्टर से दूसरे कलेक्टर को वो फाइल या केस ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसे ही कलेक्टर जो हैं वो उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होंगी वो एक उसके सबऑर्डिनेट से दूसरे सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर है अदर रेलेवेंट फैक्टर्स इन रिलेशन टू केसेस। और क्या रेलेवेंट फैक्टर्स होते हैं जो केसेस कोर्ट्स में चलते हैं, उसमें और क्या क्या फैक्टर हैं। सेक्शन 213 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट इन एवरी सूट स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार एटसेट्रा शैल बी नेसेसरी पार्टी एंड ए सूट विदाउट इम्प्लीडिंग द नेसेसरी पार्टी द कोर्ट हैज़ द पावर टू रिजेक्ट द सूट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज़। जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ये हमने सीपीसी में समझा था। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि सेक्शन 203 ये कहता है कि कोई भी सूट होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, जैसा भी केस होगा एज़ पर केस ये नेसेसरी पार्टी इनको बनाना ज़रूरी है। और अगर इनको नेसेसरी पार्टी नहीं बनाया तो जो कोर्ट है उसके पास पावर है वो सूट रिजेक्ट कर सकती है। कोर्ट कौन सी? रेवेन्यू कोर्ट्स ऑफ कोर्स जो हमने अभी डिस्कस करी थी, कलेक्टर की, कमिश्नर की, तहसीलदार की। फिर आ जाता है सेक्शन 216। सेक्शन 216 में क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू सर्व समन्स एज पर प्रोसीजर इन सीपीसी एंड ऑल्सो एज पर सेक्शन 214 द रेवेन्यू कोर्ट शैल फॉलो प्रोसीजर्स ऑफ सीपीसी फॉर पर्पस ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगल हियर्स, इम्प्लीडमेंट ऑफ पार्टीज़, सर्विस ऑफ नोटिस और समन्स एट्सेट्रा। ये कह रहा है 216 की समन्स जो हैं वो उसी तरह सर्व किए जाएंगे जैसे कि सीपीसी में सर्व किए जाते हैं। और सेक्शन 214 कह रहा है कि रेवेन्यू कोर्ट जो है वो वही प्रोसीजर फॉलो करेगी जो सीपीसी में फॉलो होता है फॉर जैसे कि लीगल हियर्स का सब्सटीट्यूशन करना या पार्टीज़ को और पार्टीज़ को इम्प्लीड करना या नोटिस को सर्विस करना, समन्स की सर्विस करना। तो ये रेवेन्यू कोर्ट्स हैं सीपीसी का ही प्रोसीजर फॉलो करेंगी। ये एक सेक्शन 214 कहता है। सेक्शन 215 क्या कहता है? हाउएवर इन केस ऑफ इरेगुलरिटी द ऑर्डर पास्ड शैल नॉट बी इलीगल एंड वॉइड until it is proved that on account of failure of service of notice or summons material injustice has been done। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि अगर इरेगुलरिटी होती है, अगर सीपीसी का प्रोसीजर या कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करा जाता
समन्स के केस में या के केस में, तो जो ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा जो पास किया है वो इलीगल और वॉइड नहीं माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये प्रूव नहीं किया जाए कि उसकी वजह से जो है फेलियर ऑफ सर्विस की वजह से एक मटेरियल बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है पार्टी को। फिर सेक्शन 217 क्या कहता है? सेक्शन 217 ये कह रहा है कि द रेवेन्यू कोर्ट्स एंड इट्स ऑफिसर्स और मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैव नो पावर jurisdiction to declare the validity of any provision of law as null and void to any part of code or its notification। रेवेन्यू और कोर्ट्स को या ऑफिसर उसके ऑफिसर्स को या इवन बोर्ड मेंबर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स हैं, उनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है या उनका कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कोई भी अगर प्रोविज़न ऑफ लॉ है उसको वो डिक्लेयर कर दें नल एंड वॉइड, वो उनके पास ये पावर नहीं है। पावर किसके पास होती है? सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आपके पास ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब आप इसको एलैबोरेट करके अच्छे से लिख सकते हैं। आपको पता है सेक्शन 206 में क्या है, कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, उनकी क्या, वो कौन से सूट एंटरटेन करती हैं, फिर फर्स्ट अपील सेक्शन 207 में, फिर सेकंड अपील सेक्शन 208 में, फिर कोर्ट्स की क्या क्या पावर हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स की पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड है, हमने डिस्कस किया। फिर पावर टू रिव्यू या अपना ऑर्डर को रिकॉल करना, वापस लेना, तो ऑफ रेवेन्यू के पास हैं ये पावर्स, या केस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, और बाकी के हमने और कुछ रेलेवेंट फैक्टर्स भी देखे थे जो ये केसेस होते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में, इनसे संबंधित और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 216, 214, 215, 217। तो इसको आप दोबारा ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करिएगा इसके आपको ये पॉइंट्स बेसिकली ब्रॉडली आपको याद रहें, और आप इलेबोरेट तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़।